हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज से हम जो है वीडियो की जर्नी जो है दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो बुक है, आ, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का पहला ही चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो जब इसको पढ़ा गया, पहली बार मैंने पढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो ये चैप्टर काफ़ी हार्ड है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। यानी कि हालांकि ये चैप्टर हार्ड है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, आसान होते हैं, इजी होते हैं। लेकिन मैं आपको ये जो है चैप्टर कवर करवाऊंगा आज, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आप जो है इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में छोड़कर ना आए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, ये पूरी ज्योग्राफी की बुक है। और इसमें आपको जो है ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। यानी पहले आपको क्या था, 10वीं में क्या था, एक ही सब्जेक्ट था, सोशल साइंस। उसी में आपको जो है सारी किताबें आपको मिली हुई थी, एक ही सब्जेक्ट था। लेकिन 11वीं में क्या हुआ कि 11वीं में सोशल साइंस को जो है बांट दिया। सोशल साइंस को क्या कर दिया, बांट दिया 4 विभिन्न भागों में, 5-6 भागों में, ठीक है, जिसमें से आपका एक जियोग्राफी भी है। तो जियोग्राफी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस किताब में और इसकी एक और दूसरी किताब है, उन दोनों किताबों में हमें सिर्फ जियोग्राफी को ही पढ़ना है पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला जो टॉपिक बनता है, अकॉर्डिंग टू किताब, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे तक आपको काम आएगा भूगोल पढ़ने में, कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हम इसकी ज़रूरत को समझ लें कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल में पढ़ाया क्या जाता है, हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी है। आपको 10वीं तक भूगोल पढ़ाया गया, ज्योग्राफी पढ़ाई गई। आप जानते होंगे अच्छी तरीके से कि भूगोल में हमें क्या पढ़ाया गया है। भूगोल में हमें, जब मैं आपसे पूछूंगा कि हमें भूगोल में क्या पढ़ाया गया है 10वीं तक, तो आपके जवाब कुछ ऐसे हो सकते हैं कि हमें भूगोल में जो है खनिजों के बारे में पढ़ाया गया है, प्रकृति के बारे में पढ़ाया गया है, हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया गया है। आपका जवाब यही होगा सिंपली, ठीक है। भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया गया है। आपका जवाब जनरली यही होगा। बिल्कुल सही है कि ज्योग्राफी में हमें इसी चीज़ों का अध्ययन, इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो सवाल यह था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर हमें पृथ्वी के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, पृथ्वी कैसे काम करती है, कौन से बल काम करते हैं, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर हमें सारी चीज़ें जाननी है पृथ्वी के बारे में, तो हमें ज्योग्राफी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमें पृथ्वी के बारे में जानना है तो ज्योग्राफी का पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही सिंपल आंसर है एक लाइन में, कि अगर हमें पृथ्वी के बारे में जानना है तो हमें ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। और हर कोई पृथ्वी के बारे में जानना चाहता भी है, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, अगर उसकी ही नॉलेज हमें ना हो, उसकी ही जानकारी हमारे पास ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए भूगोल इसलिए हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक है भूगोल है क्या। भूगोल है क्या, ठीक है। भूगोल क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंपल लैंग्वेज है भाई। आसान शब्दों में समझो कि भूगोल क्या है, एक विषय ही तो है जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में सीखते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसी को भूगोल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो भूगोल है ना, थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ। ये जो भूगोल है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन से, जो इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, ज्योग्राफी। जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना, ठीक है। कुल मिला के दोनों को मिला के क्या बनेगा, पृथ्वी का वर्णन।
ज्योग्राफी का मतलब क्या निकला? पृथ्वी का वर्णन। और जाहिर बात है इसी का मतलब ये भी है, ठीक है, क्योंकि भूगोल में क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन ही, पृथ्वी के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। एक बात इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने करा, ये भी कई बार आ जाता है एमसीक्यूज में। ये नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेस्टोस्थेनिज, एक विद्वान है, उन्होंने किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको किताब में बहुत बड़ा पैरा दिखेगा, ठीक है, जो इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, जो हमें समझ में नहीं आएगा। और आपको मैं बता दूं रियलिटी ये है कि उसमें से क्वेश्चन भी कोई पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। अब जो मेन टॉपिक यहाँ पे आपको बनता है, मेन थीम जो इस वीडियो की है वो यही है कि जो हमारा भूगोल है ना, ये जो जियोग्राफी है, ये सिर्फ अकेला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम होते हैं, हमारे कई सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हम अकेले तो नहीं होते भाई। इस दुनिया में जो भी कोई बंदा होता है उसका कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह मानव की तरह ही भूगोल जो सब्जेक्ट है ये अकेला नहीं है, बल्कि इसके भी कई सारे क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। क्या है, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स का मतलब ये है कि इसके ना कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कई दूसरे विषयों से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है। जैसे भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से भी संबंध है, हमारी भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध है। प्राकृतिक विज्ञानों में कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक विज्ञानों में हमारे मृदा विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, और आपका केमिस्ट्री वगैरह जो होती है, फिजिक्स वगैरह होती है, ये सारी क्या है, रासायनिक विज्ञान वगैरह, ये जो है सारी प्राकृतिक विज्ञानें होती हैं। और इन्हीं प्राकृतिक विज्ञानों से भौतिक भूगोल का संबंध है। अब संबंध का मतलब क्या है? यहाँ पे संबंध का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल में इन सारे टॉपिक्स को भी पढ़ाया जाता है। बात आ गई समझ में? भौतिक भूगोल में इन सारे सब्जेक्ट के कुछ कुछ हिस्सों को भी भौतिक भूगोल में क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी जो चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं वही थोड़ी बहुत चीज़ें हमें यहाँ पे भूगोल में भी देखने को मिलती हैं। जो चीज़ें फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं, जो चीज़ें हमारी मृदा विज्ञान में पढ़ाई जाती हैं, वही थोड़ी बहुत चीज़ें भूगोल में भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी प्राकृतिक विज्ञान, सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझो कि भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध है, ठीक है। दूसरा है भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे समाजशास्त्र होता है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, ये सारे जो है सामाजिक विज्ञान है। इन सामाजिक विज्ञानों से भी भूगोल का संबंध है, क्योंकि भूगोल में पॉलिटिकल साइंस की भी थोड़ी छवि आपको देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहेंगे अभी तक हमने जो है पॉलिटिकल साइंस की छवि नहीं देखी, ठीक है, हमने जो है किताब में हमने इसको पढ़ा ही नहीं। जब आप आगे पढ़ते रहोगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे 11th-12th में, ठीक है, और आगे ग्रेजुएशन की डिग्री जब करोगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस भूगोल का संबंध बाकी सारे सब्जेक्ट से भी है, ठीक है। भूगोल में सिर्फ आपको ये सब पढ़ने को नहीं मिलेगा, बल्कि आगे आप जो है और डिटेल में समझोगे, ठीक है। तो इतना भी समझ लेना काफ़ी है कि भूगोल का इन सारे विज्ञानों से संबंध है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो बात ख़त्म हो गई। भूगोल में क्या है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये टॉपिक किसका है, अर्थशास्त्र का। भूगोल में जनसंख्या भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये टॉपिक जनसांख्यिकी का है, ठीक है, लेकिन भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है, भूगोल में भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा इतिहास है, इसमें ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, डजेंट मैटर, अभी वो मैटर नहीं करता। अभी हमें सिर्फ सीखना है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है, बस इस डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भूगोल की शाखाएं। अब देखिए, भूगोल की शाखाएं हमें समझनी, क्योंकि भूगोल एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये कई सारी कैटेगरीज हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। उपागम का मतलब है दो प्रमुख विधियाँ हैं, ठीक है, विधियाँ। एक है विषय वस्तुगत क्रमबद्ध,
और दूसरी है प्रादेशिक। ठीक है। अब देखिए ये कई बार आता है एमसीक्यूज वगैरह में भी, कई बार छेड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सही तरीके से जो भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका एक भी एमसीक्यूज ना छूटे। क्या है कि भाई जो ये विषय वस्तुगत उपागम है, ये उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया था। ठीक है। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरा जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि भाई विषय वस्तुगत उपागम का मतलब शुरुआत किसने करी, तो आप बता सकते हैं एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और कार्ल रिटर ने क्या करा, तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए विषयगत वस्तु उपागम में क्या होता है और प्रादेशिक उपागम में क्या होता है। ठीक है, दोनों ही भूगोल की शाखाएं हैं, दो अलग अलग शाखाएं। विषय वस्तुगत उपागम में क्या होता है, यानी इस विधि में क्या होता है, इस विधि में होता क्या है ये समझिए। इस विधि में क्या होता है कि एक तथ्य का, एक फैक्ट का पूरे विश्व में अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फैक्ट है हमारे पास बारिश। मान लीजिए हमारे पास है बारिश। ठीक है। अब हम बारिश के बारे में फैक्ट जानने हैं कि बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। ठीक है। कहाँ भारत में कितनी होती है, अमेरिका में कितनी होती है। तो इस तरीके से जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको बोला जाएगा विषय वस्तुगत अध्ययन। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। मान लीजिए हमें ये जानना है कि गेहूँ सबसे ज़्यादा किस ज़मीन पे पैदा होता है। ठीक है। भारत में कितना पैदा होता है, ठीक है, अमेरिका में कितना पैदा होता है। यानी टॉपिक कोई चीज़ तत्व सिर्फ एक है, लेकिन उसका अध्ययन करने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे देशों को हम देख रहे हैं। ठीक है। डैट इज़ विषय वस्तुगत अध्ययन। लेकिन जो प्रादेशिक अध्ययन होता है उसमें क्या होता है, किसी स्पेशल एरिया को ले लिया जाता है, उस स्पेशल एरिया के सारे तत्वों, सारी चीज़ों को देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए उसकी बारिश कितनी हो रही है, उसकी मृदा कितनी उपजाऊ है, चावल कितने उग रहे हैं, गेहूँ कितने उग रहे हैं। ठीक है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है सिर्फ बस दोनों में। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए भूगोल की शाखाएं हम पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, इसके आधार पर कितनी है। पहली है भौतिक भूगोल, जिसमें हमारी भूआकृति विज्ञान आ गई, जलवायु विज्ञान आ गई, जल विज्ञान आ गई। अब इसको आपको सिर्फ एडिटिंग ऐसे ही रटना है सिर्फ। ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझना है। मृदा भूगोल। दूसरी है मानव भूगोल, इसमें सामाजिक भूगोल आ गया, जनसंख्या अधिवास भूगोल आ गया, आर्थिक भूगोल आ गया। ठीक है। ऐतिहासिक भूगोल आ गया और आपका राजनीतिक भूगोल आ गया। इसी तरीके से जीव भूगोल, जिसमें आपका जीव भूगोल आ गया, वनस्पति भूगोल आ गया, पारिस्थितिक विज्ञान आ गया, पर्यावरण भूगोल आ गया। सिर्फ आपको रट लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब देखिए प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं कि भाई किसी भी बृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन, यानी किसी भी मतलब किसी भी एरिया का हम जब प्रादेशिक अध्ययन करें। ठीक है। दूसरा है ग्रामीण इलाका नियोजन। ठीक है। या फिर प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास। ठीक है। यही जो है भूगोल की शाखाएं हैं। प्रादेशिक विवेचना, प्रादेशिक विश्लेषण, बस यह है प्रादेशिक उपागम की के आधार पर भूगोल की शाखाएं। क्लियर हो गई बात। अगर आपसे पूछे भाई प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं बताओ, लिखो, तो आप बस ये इतना लिख देना, बात खत्म हो गई। आपके नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे, कोई आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आपको एक और चीज़ आपको समझनी है, वह है भूगोल क्या है। भूगोल क्या है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बॉक्स बना रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो कई बार एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखिए, बॉक्स देखिए, ये रहा हमारे पास। देखिए रिचर्ड हॉटशॉन एक हमारे विद्वान या वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बताया कि भूगोल क्या है। उन्होंने बताया भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। इनके अनुसार भूगोल ये है, और बिल्कुल सही भी बताया है। देखिए किसी भी चीज़ को एक डेफिनेशन में सीमित नहीं किया जा सकता। हर सब्जेक्ट की सीमा अपार होती है।
ठीक है, एक लाइन में एक डेफिनेशन में किसी को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिचर्ड हॉटसॉन ने जो डेफिनेशन बताई काफ़ी अच्छी बताई, क्योंकि भूगोल में ये चीज़ वाकई होती भी है। दूसरे अल्फ्रेड हैटनर, जिन्होंने क्या बताया कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। बिल्कुल ये भी सही है, तो आप इन दोनों को भी याद कर लो। ठीक है, अगर आपने ये सब चीज़ याद कर ली, मैं समझता हूँ कि आपका 90% काम हो चुका है। अब आप कहोगे 10% काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 10% काम करने के लिए आपके जो एनसी अभ्यास है, इसके जो क्वेश्चंस है, आप उनको करिए। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना कीजिए, जब आपके पेपर नज़दीक आएंगे तब मैं आपको और गाइडलाइंस और गाइड करूँगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी आप ये चैप्टर पढ़िए, वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं समझ आई कमेंट कीजिए, डाउट है कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।